हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और आप देख रहे हैं ट्रांजिएंट सीरीज, जिसके अंदर आज का ये जो वीडियो है वो डील करेगा इन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट देख रहे हैं हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रांजिएंट सीरीज में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से सॉल्व करवाए। अब बारी है कि हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लैपलास मेथड से भी सॉल्व करके देखें। तो क्या सर बहुत ज्यादा लैपलास पढ़ना पड़ेगा क्या? बहुत सारे वैरायटीज और डेप्थ में जाना पड़ेगा क्या? नहीं जाना पड़ेगा, वो सब मैथ्स के लेक्चर में करिएगा। यहां पर मैं आपको केवल उतना ही लैपलास का पोर्शन बताऊंगा जितना कि आपको नेटवर्क में रिक्वायर्ड होगा, जितना कि आपको ट्रांजिएंट से क्वेश्चन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा, केवल उतना ही बताऊंगा। मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। नोट्स कहां पे मिलेगी सर? ये जितनी भी क्लासेस चल रही है उसकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट हो जाइए, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर या कमेंट सेक्शन पर आपको मैं इसकी नोट्स की गूगल ड्राइव लिंक जो है वो सेंड कर दूंगा, तो फ्री आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए लिखने का बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हालांकि अपना नोट जरूर से बनाइएगा, बट राइटिंग का टेंशन बहुत ज्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, आपको सब लिखा लिखा मिल जाए, कुछ छूट भी जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन समझना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक बार समझ गए चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो शुरू करें क्लास को, चलिए देखते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज के इस लेक्चर से क्या जानने को मिलेगा। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को ट्रांजिएंट के अंदर ये जो लैपलास वाला पार्ट चल रहा है स्पेसिफिकली, इसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको लैपलास के अंदर एक क्विक सा पहले रिवीजन बता देता हूं मैं आपको। देखिए अभी तक हम लोगों ने लैपलास का बेसिक्स देखा हुआ है। ठीक है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो उसका पोर्शन हम लोगों ने देखा। देन उसके बाद देखा इनवर्स लैपलास, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये पढ़ चुके थे। और जस्ट पिछली ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लैपलास ऑफ डेरिवेटिव्स, लैपलास ऑफ डेरिवेटिव्स। इतना पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को पहले देख लीजिए। अगर देख चुके हैं तो आप कंटिन्यूएशन में आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट हो सके शॉर्ट रखूंगा, लेकिन आज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो एकदम ध्यान से देखिएगा आज का एस्पेक्ट क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। चलिए टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो पहले देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये दो टॉपिक मेजरली कवर होगा और उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा। क्या क्या चीज? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन, एंड सेकंड टॉपिक विल बी द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टाइम डोमेन फंक्शंस मल्टीप्लाइड बाय टी। टी के मल्टीपल में अगर कोई टाइम डोमेन फंक्शन आता है उसका लैपलास कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंटीग्रल का लैपलास। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब हम लोग आरसी सर्किट हो गया या आरएलसी सर्किट्स हो गए, तो वहां पर कई बार ऐसी कंडीशन आएगी कैपेसिटर के प्रेजेंस की वजह से 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी वाली कंडीशन आएगी। कैसी? 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये कंडीशन आती है जब कैपेसिटर का प्रेजेंस रहता है। तो जब ये कंडीशन आएगा और इसमें अगर हमको लैपलास करना पड़ गया, कैसे करेंगे लैपलास? इसके लिए इंटीग्रेशन के लैपलास का बेसिक रूल एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताता हूं मैं आपको फटाफट से कि ये कैसे होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, लैपलास ऑफ इंटीग्रल्स, लैपलास ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स का लैपलास। देखिए हमको पता है कि अगर मैं एक टाइम डोमेन फंक्शन का लैपलास करता हूं तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन एफ डैश एक्स हमको मिलता है वहां से। ये तो ठीक है, हम सब जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के सीन में क्या होगा? तो लिखते हैं वी नो दैट लैपलास ऑफ टाइम डोमेन फंक्शन गिव्स अस फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट। इसमें कुछ नया है? कुछ भी नया नहीं है सर, जानते हैं हम लोग इस बात को। ठीक है, सो देयरफॉर अगर मैं लैपलास करता हूं ऑफ अ टाइम डोमेन फंक्शन जिसको कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं फ्रॉम 0 टू t विथ रिस्पेक्ट टू dt, इसका आउटपुट क्या होगा?
ये मुझको बताना है। इसका आउटपुट क्या होगा? देखिए एफ डैश एस तो यहां पर भी आएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट, लेकिन इंटीग्रल के लिए मैं यूज करूंगा एस या एस रेज टू द पावर एन, आप बोल सकते हो। एन क्या बताएगा यहां पे? एन बताएगा यहां पे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किस ऑर्डर का? डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सेकंड ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। इंटीग्रेशन के केस में आपको देखना पड़ेगा कि डबल इंटीग्रल है, सिंगल इंटीग्रल है, उस हिसाब से यहाँ पे एस की पावर में आप लिखोगे। सिंगल इंटीग्रल था, एस का पावर 1 हुआ। डबल इंटीग्रल होता, सपोज कर लीजिए यही कंडीशन, तो यहां पर एस का पावर 2 हो जाता। ठीक है, एस की पावर 2 पुट करते। लेकिन क्या ये डेफिनेट इंटीग्रल वाली कंडीशन के लिए वैलिड है क्या सर? मतलब अगर मुझे इंटीग्रेशन में डिफाइन कर दिया जाए कि 0 से 3 के लिए मुझे कोई इंटीग्रेट करना है, अगर मैं कोई अननोन वैल्यू रख रहा हूं x, तो उसके लिए तो ठीक है, x की मैं फिर अलग अलग वैल्यूज के लिए कंडीशन बता सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको डेफिनेट बना देता हूं, एक फिक्स इंटरवल अगर मैं बना देता हूं, तो उसके लिए ये तरीका, ये आउटपुट वैलिड नहीं है। याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंटीग्रल के लिए, उस इंटीग्रल का लैप्लास का रिजल्ट ये आ सकता है जो 0 से t के लिए डिफाइंड हो। 0 से t के लिए के लिमिट्स में अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो समझ जाएंगे इस पॉइंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा, इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा, और इसकी अप्लाई करने की कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एफ डैश एस अपॉन एस रेज टू द पावर एन कैसे आया सर? ये आया कैसे? इसके पीछे का क्या कंडीशन था? चलिए इसका एक प्रूफ बताता हूं मैं आपको, है ना। आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि मैथ्स में पढ़ोगे सब, फिर इलेक्ट्रिकल में प्रूफ पे ले आए। चलो ठीक है, बस इसी का मैं जस्ट बता देता हूं आपको बेसिक्स। थोड़ा सा बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, अच्छे से कनेक्ट कर सको आप उस टॉपिक से। अदरवाइज कोई खास जरूरत नहीं है हमको ऐसे प्रूफ वूफ पढ़ने की इसकी। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं 0 से t इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t, ध्यान रखिएगा इसके लैप्लास की बात नहीं कर रहा हूं, 0 से t का इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt, ये अगर मैं करता हूं तो इसको मैं g ऑफ t मान लेता हूं। ऊपर लिखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम, बिल्कुल लिख लीजिए, लेट अस अज्यूम that integration of function time domain function with respect to dt is assumed to be g of t। ठीक, अच्छा ठीक है, सो g of t के फॉर्म में इसको मैंने अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि, और आई कैन से 0 से t f of u फंक्शन लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल्स टू, सॉरी du, u के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको लिखूं, इज इक्वल्स टू g ऑफ t, बोल सकते हैं ना इसको ऐसा। ठीक है, f ऑफ u के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसमें से बताइएगा देयरफॉर g डैश t क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका करूंगा तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा यहां पे? f ऑफ u और f ऑफ t बचेगा, यही होगा ना। मतलब g डैश t की वैल्यू क्या आ रही है? f ऑफ t आ रही है, इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होगा ना यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मुझको बताइएगा ऑल्सो g0 क्या होगा? पुट करके देख लीजिए, g0 क्या आएगा भाई? g0 भी तो 0 ही आएगा, क्यों? क्योंकि तब वहां पे t की जगह पे 0 पुट करूंगा, तो 0 से 0 की लिमिट में, देखिए g0 का मतलब क्या हो गया, 0 से 0 की लिमिट में f ऑफ u को मैं पुट कर रहा हूं, du क्या मिलेगा मुझको? यहां से 0 मिलेगा, तो इसका मतलब g0 की वैल्यू भी कितनी है? 0 ही है ना, तो g0 की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो लैप्लास करते हैं इसका। सो लैप्लास ऑफ g डैश t इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ f ऑफ t, बोल सकते हैं ना ऐसा। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है, कुछ अलग तो नहीं लिखा है मैंने। g डैश t जो है f ऑफ t है, इसका लैप्लास कर रहा हूं, इसका मतलब f ऑफ t का लैप्लास हो रहा है। ठीक है, बोथ द कंडीशंस आर सेम ना। अच्छा चलो ठीक है, g डैश t है तो क्या लिखूंगा मैं? इसका लैप्लास कर रहा हूं तो आई कैन राइट इट एज s लैप्लास ऑफ g डैश t। ठीक है, लिख सकते हैं इसको,
एस लैप्लास ऑफ जी डैश टी या जी ऑफ टी लिख सकता हूं माइनस जी जीरो, जी ऑफ टी माइनस जी जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। पॉसिबल है? अच्छा जी जीरो यहां पहले ही जीरो है, ठीक है। अच्छा ये टाइम डोमेन से चेंज करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आइए इसको, एफ ऑफ एस हो गया अब ये, ठीक है। हाँ ठीक है ना, लैप्लास कर दिया मैंने तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया वो टाइम डोमेन से, ठीक है। यहाँ तक जी जीरो की वैल्यू क्या है भाई? जी जीरो पहले ही जीरो है सर, हटा दो इसको। क्या बचा आपके पास? एस लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो इसका मतलब आई कैन से कि लैप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस। मिल गया कंडीशन, यही तो फाइंड कर रहे थे हम लोग। देखो अब जी ऑफ टी क्या है? व्हाट इज दिस जी ऑफ टी? अरे जी ऑफ टी का मतलब पहले ही बताया था ना मैंने अज्यूम करने के लिए कि भाई जी ऑफ टी जो है ना वो और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी है। सो देयरफॉर यही कंडीशन को मैं अगर पुट कर दूंगा पिछले वाले पार्ट में इसमें, तो प्रूफ तो हो गया कंडीशन। क्या कंडीशन? दिस मीन्स लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी मतलब लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी इज वॉट? एफ डैश एस अपॉन एस। प्रूव्ड। पूछेगा एग्जाम में, इलेक्ट्रिकल में इस पोर्शन पे नहीं पूछेगा, ट्रांजिएंट में तो नहीं पूछेगा आपको ऐसा कुछ भी, ना कॉम्पिटिटिव में ना यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो नहीं लिख रहा हूं मैं, बट ये आपके समझने के हिसाब से था कि ये कंडीशन कैसे आ गई। वैसे तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको इसके अंदर, लेकिन यहां पर मैंने जानबूझ करके आपको बताया ताकि क्वेश्चन भी जब सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ ऐसा ही पैटर्न में आपको सवाल सॉल्व करना है। बोलने का मतलब ये है, यहां पर हमको ये समझ में आया कि जिस ऑर्डर पे इंटीग्रेशन हो रहा है, जितना इंटीग्रल होते जा रहा है उतना एस की पावर रहेगी। सिंगल इंटीग्रेशन है एस की पावर 1, डबल इंटीग्रेशन होता है एस की पावर 2, ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है एस की पावर 4। तो मुझे समझ में आता है कि इंटीग्रेशन का जैसा ऑर्डर होगा उस हिसाब से एस की पावर रहेगी, बाकी एफ डैश एस वैसे ही निकलेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में वैसे ही चेंज करोगे आप अपने टाइम डोमेन के फंक्शन को, बस डिवाइडेड बाई एस इंटीग्रेशन के हिसाब से लिखेंगे। समझ जाएंगे? कुछ भी नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है बस आपको। क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बनाए? चलिए सवाल लेते हैं। इतना ही तो था इसके अंदर पढ़ने का, तो चलो ना क्वेश्चन बना के देखते हैं एक बार। लेट्स सी सवाल बन भी रहे हैं नहीं बन रहे हम लोग से। ये देखिए आ गए कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस। चलिए आप लोग भी सॉल्व करिएगा। जितने लोग समझ गए इस पॉइंट को, मेरे बताने से पहले आप लोग शुरू कर दीजिए। प्रोसेस पूरा पता है आपको। cos 80 का डिफरेंशिएशन लैप्लास निकालना आता है ऑलरेडी, ठीक है। और इंटीग्रेशन के लिए क्या लगाना है? 1 अपॉन एस। बस यहां पे भी देखिए इंटीग्रेशन हो रहा है, e रेज़ टू द पावर 2t sin 3t। क्या कंडीशन लगेगा? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व करना है आपको इसको। e रेज़ टू द पावर 2t का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव 2t। इसका मतलब एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग नहीं है, राइजिंग है। तो एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है हमारे एफ ऑफ टी के साथ, यानी कि टाइम डोमेन फंक्शन के साथ, तो उसका लैप्लास निकालने का तरीका भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है पिछली क्लासेस में। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम उसी के बारे में है पूरा का पूरा, ठीक है। ये बेसिक आइडेंटिटी जो मैं बताते जा रहा हूं ना, वो आपको यूज में आती जाएगी। नेटवर्क का जैसे ही क्वेश्चन बनवाऊंगा आगे चल के आरएलसी का सेकेंड ऑर्डर का आपको जब सॉल्व करवाऊंगा इससे लैप्लास से, सारा चीज कनेक्ट हो जाएगा एक साथ, जितना मैं अभी 2-3 दिन के अंदर आपको बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू t cos 80 dt। तो हमको पता है कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर कैसा है, इंटीग्रेशन की कंडीशन यहां कैसी है? फर्स्ट इंटीग्रल है, ठीक है। सो देयरफॉर इसका लैप्लास अगर मैं निकालता हूं cos 80 dt, ये कंडीशन है। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन एस लैप्लास ऑफ cos 80, यही बचा। अब cos 80 का लैप्लास क्या होता है? तो भाई हम सबको पता है कि लैप्लास ऑफ cos 80 इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही तो है।
लैप्लास ऑफ cos 80 क्या हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और पहले से क्या है, 1 अपॉन एस है, दैट मीन्स इट विल बिकम 1 अपॉन एस इंटू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। एस कैंसिल आउट कर दीजिए दोनों तरफ से, फाइनली यू विल गेट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कितनी बड़ी बात थी, कुछ भी नहीं था सर, ये तो बहुत इजी था, बन जाएगा आप लोगों से। इस टाइप की चीज़ें अगर बना ले रहे हैं आप लोग तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन रहेगा आरएलसी का बन जाएगा, वो भी बिल्कुल इसी लेवल के इक्वेशंस मिलेंगे आपको, ठीक है। और एक आध साइन कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन भी बना के देखते हैं, एक्सपोनेंट के साथ का जो फंक्शन है वो भी बना के देखते हैं। चार्जिंग इक्वेशन एंड डिस्चार्जिंग इक्वेशन में उसके लैप्लास की जरूरत पड़ेगी, बस इतना ही करना है आपको। ये अगर समझ आ रहा है, ये अगर बन जा रहा है तो इसका मतलब बना लोगे आप, तो कंप्लीट है। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज द आंसर, कंप्लीट। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल फटाफट बैक टू बैक बनाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी ई रेज़ टू द पावर 2t sin 3t dt। चलो इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t e रेज़ टू द पावर 2t sin 3t dt, यही है। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, e रेज़ टू द पावर 2t sin 3t dt, ठीक ठीक ठीक, डन। चलिए अब यहां पर क्या लगेगा, इस जगह पे अब आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट जो है वो प्रोडक्ट में आ गया है और प्लस साथ में इंटीग्रेशन चल रहा है। इसके इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या लिखूं, इंटीग्रेशन को तो मैं वैसे ही हटा दूंगा 1 अपॉन एस लिख के, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। और अंदर बचेगा लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2t sin 3t, इतना ही तो बचा ना। अब ये क्या दिख रहा है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम दिख रहा है, चलिए यूज कर लीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। सो यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो पिछले 3-4 दिन के अंदर हम लोग ट्रांजिएंट के लीक से अलग हटके जो चीज पढ़ रहे हैं, इससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जैसे ही मैं आपको वापस ट्रांजिएंट में लेके जाऊंगा और वहां जब लैप्लास लगाना होगा तो एकदम नॉर्मल लगेगा आपको, कुछ ऐसा स्पेशल अलग से नहीं फील होगा कि अरे कुछ नया चीज या कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज कर रहे हैं। आपको पता रहेगा कि हाँ इतना सारा क्वेश्चन तो बना के बैठे हैं, सब फंक्शन देख चुके हैं। तो देखिए लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2t sin 3t एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन है, इसका मतलब s विल बिकम s माइनस a। अच्छा जी, समझ आ गया। तो ये क्या बन जाएगा और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लैप्लास ऑफ sin 3t पहले निकालेंगे, लैप्लास ऑफ sin 3t या sin 80 बोल लो आप इसको, इट विल बिकम a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे ही होता है। दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए यानी कि 3, एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर ना लिख के डायरेक्टली इसको 9 लिख देते हैं। अब चूंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन है, इसलिए आवर एस विल बिकम एस माइनस 2, ठीक, पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 2t sin 3t will become 3 upon s square plus 9, where s will tend to s minus 2, s minus 2 पुट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा 3 upon s minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, और Laplace transformation of integral e raised to the power 2t sin 3t dt will become 1 upon s 3 divided by s minus 2 का स्क्वायर प्लस 9। या तो आप इसको यहीं पर आंसर लिख के छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर लो, इस ब्रैकेट को ओपन कर लो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, आपके ऊपर है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मतलब आंसर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, कंप्लीट है। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, क्यों पता है क्यों सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ना जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है वो पढ़ रखा है पहले से, प्रैक्टिस भी की है, बनेगा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन से नया क्या सीखे आप, इंटीग्रेशन से नया बस इतना सीखे कि जिस ऑर्डर का इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी जितना इंटीग्रल हो रहा है, बस उस सब के लिए 1 अपॉन एस टू द पावर n लगा दीजिए,
फर्स्ट ऑर्डर का हो रहा है तो s टू द पावर 1 हो गया, सेकंड ऑर्डर का होगा s स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर s क्यूब, बस इतना ही चेंजेस है। बाकी जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फंक्शन का लैप्लास ही निकाल रहे हैं आप, टाइम डोमेन फंक्शन का। ठीक है, बन जाएगा। चलो 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 और क्वेश्चन बनाते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस आपका राइज होता चला जाएगा। और सवाल है कि अपने पास? दो तो हो गए। इंटीग्रल फंक्शन, हाँ उसी का क्वेश्चन आएगा। देखिए अब डबल इंटीग्रल वाला पोर्शन आया ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन डबल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t e रेज़ टू द पावर -3t cos 2t dt dt। ठीक है, चलिए एक डबल इंटीग्रल बनाते हैं। ये बनेगा क्या? ओवरऑल कंसेप्ट किसका ध्यान रखना है आपको? आपको ध्यान रखना है cos ये e रेज़ टू द पावर -3t cos 2t का लैप्लास कैसे होता है। अगर ये बेसिक फंक्शंस में जो मैंने आपको बताया था, अगर वो आपको याद है तो फिर इंटीग्रल से कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो जाएगा। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इस पूरे का लैप्लास करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। डबल इंटीग्रल है तो क्या होगा? डबल इंटीग्रल है तो 1/s का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसका मैटर सॉल्व हो गया। अब अंदर बचा हमारे पास लैप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर -3t cos 2t, और dt वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इंटीग्रल हटा चुके हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहां पर भी लगेगा, लेकिन सबसे पहले cos का कुछ करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अगर मैं यूज करूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरे पास? लैप्लास ऑफ cos 2t कैन बी गिवन एज, लैप्लास ऑफ cos at क्या होता है? s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दैट मीन्स s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। a क्या है? 2, विच मेक्स इट 4। अब चूंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन है क्या? नहीं, e रेज़ टू द पावर -3t इज द एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो डिकेइंग है s माइनस a, और s माइनस ऑफ माइनस a विल बिकम s प्लस a। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर लैप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर -3t cos 2t can be given as s upon s square plus 4, where s will tend to s plus 3। s plus 3, s की जगह पे s plus 3 पुट करना है तो ये बन जाएगा s plus 3 डिवाइडेड बाई s plus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक, और इंटीग्रल के हिसाब से अगर मैं देखूं ये हो जाएगा 1/s का स्क्वायर इंटू s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। कहानी कंप्लीट होती है इसकी। यहाँ पे बोलिए किसी को भी कोई भी डाउट किसी पॉइंट पे? बन जा रहा है। इतनी चीजें अगर आपको समझ आ रही है, यहां तक अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो एकदम बेस्ट चल रहा है, मतलब सब कुछ। और मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर भी बड़ा ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं। अभी हाइपरबोलिक का भी एक आपको करवाऊंगा, लेकिन समझिएगा कि अगर इतनी चीजें आप बना पा रहे हैं तो इट इज मोस्ट सुटेबल, बहुत ही अच्छा है ये चीज। तो इंटीग्रल के लिए हम लोग 1/s लगा दिए और बाकी उस फंक्शन को तो हम लोग पहले ही चेंज कर दिए। ठीक है ठीक है ठीक, डन है। चलिए और क्वेश्चन देखें क्या सवाल था। एक सवाल देखिए, साइन का हाइपरबोलिक 2t है, कुछ नया नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन सॉल्व करना आता है तो बन जाएगा। इंटीग्रल का सीन क्या है यहाँ पे? कुछ खास मेजर रोल नहीं है, एक इंटीग्रल है, 1/s कर देंगे हम लोग इसका। तो बोलने की बात ये है कि ये सब चीजों से जो फालतू में आप लोग डरते हो, नहीं डरना है। शुरू में लगता है, किसी को भी लगता है, कोई भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा लगता ही है एक कि यार डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम लोग फैमिलियर ज्यादा रहते हैं स्कूल लेवल से, तो हमको लगता है कि डिफरेंशियल मेथड से तो समझ आ रहा था अच्छे से, अब ये नया क्यों ले आए। देखिएगा बहुत आसान है ये। तो क्वेश्चन नंबर जो भी है 4th है शायद, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t। हाइपरबोलिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं हमको याद है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बिकम
1 अपॉन एस लैप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस टी साइन हाइपरबोलिक 2t, ये बचेगा। अब देखिए साइन हाइपरबोलिक 2t है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बोलिए कि लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t क्या होता है? याद रखिएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है, प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल बिकम ए अपॉन ए, क्या है मेरे पास, डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4 बन गया, यानी एफ ऑफ एस आ गया मेरे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन आ गया। अब ई रेस टू द पावर माइनस 2 है यहाँ, सो लैप्लास ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2t, ठीक है। ये कर रहे थे हम लोग, विल बी क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, लेकिन s किस में चेंज हो जाएगा? 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 वेयर s विल टेंड टू s प्लस 1। s प्लस 1 होगा क्या? देखिए e का पावर क्या है, माइनस टी है, एक्सपोनेंशियली डीकेइंग फंक्शन है। डीके अगर हो रहा है तो s माइनस ए, s माइनस ऑफ माइनस ए विल बिकम s प्लस ए, दैट इज वाई s प्लस 1 हुआ। पुट कर दीजिए s की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये हुआ। और इंटीग्रल कितना था? सिंगल इंटीग्रेशन था, सो 1 अपॉन s 2 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, कंप्लीट हो गया आपका सोल्यूशन, कंप्लीट हो गया। तो क्या ये डिफिकल्ट था क्या? कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? पहले दिन की क्लास अगर किसी ने अटेंड किया होगा, नोट्स में प्रॉपर आप सारे फॉर्मूले लिखे होंगे, बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं जाएगी। अभी आरएलसी के जब क्वेश्चन बनाएंगे तो और आसान लगेगा, तो समझ में आएगा कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे थे, ठीक है ना। इसकी और प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है क्या? तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं इसके और क्वेश्चन अगर होंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट पे चलेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी आ गया, चलो बहुत अच्छा, इसी की मैं बात कर रहा था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी, अगला फंक्शन आया, अगला लैप्लास का नेक्स्ट पोर्शन आया। इसको कैसे बनाना है आपको, इसका रूल क्या है? पहले तो रूल समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी बना लेंगे। 2 सवाल आया हुआ है इसका, दोनों बनाएंगे अभी। चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। तो हो क्या रहा है, लैप्लास हो रहा है किसका? कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी जो मल्टीपल में है किसके साथ? टी के साथ, समझ गए ना? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। लैप्लास ऑफ अ फंक्शन इन मल्टीपल ऑफ टी। तो बहुत दिन से ना मैं नेटवर्क सब्जेक्ट जो है वो आप लोग को यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको प्रॉपर डेप्थ में पढ़ाऊं। ऐसे बस चलते फिरते फॉर्म में क्वेश्चन बनवा दिए, उसमें मज़ा नहीं आता। अच्छे से पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें, प्रॉपर पूरे फीलिंग के साथ, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसी वजह से मैं हर चीज़ को एकदम प्रॉपर धीरे धीरे करके आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर लगेगा, उतना पेशेंस के साथ अगर सुन लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए ठीक है, कोशिश पूरी है मेरी कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कहीं पे लगता है डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। कुछ भी क्वेरी होगी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी समय व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मैं जैसी फ्री होऊंगा, जैसी देखूंगा, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा इस पे, ठीक है। चलिए भाई, तो लैप्लास ऑफ अ फंक्शन इन मल्टीपल ऑफ टी, ठीक, इसका रूल बताता हूं। लैप्लास ऑफ अ फंक्शन जहां टी एज अ मल्टीपल है, टी रेज़ टू द पावर n मान लीजिए आप, किसके साथ? एफ ऑफ टी के साथ। क्या रिजल्ट देता है ये? इस केस में रिजल्ट कैसा आता है? तो रिजल्ट में देखिए -1 रेज़ टू द पावर n होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन टू द डी रेज़ टू द पावर n अपॉन ds टू द पावर n f डैश s, ये होता है इसका रिजल्ट। मतलब डिफरेंशिएशन उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का आपका t का पावर है। t की जो पावर है जिस ऑर्डर की, उसी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू s, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्योंकि कन्वर्ट हो गया इसलिए। और -1 रेज़ टू द पावर n मल्टीपल में होगा इस पूरे फंक्शन के साथ। तो इसका मतलब मेन काम क्या है? मेन काम है कि पहले यहाँ पे f ऑफ s फाइंड करना है, ठीक है।
एफ ऑफ एस को पहले फाइंड करना है आपको, जो आप वही आइडियल तरीके से आप फाइंड करोगे जैसे पहले करते थे, उसमें कुछ नया नहीं है, वो कर लेंगे हम सब। उसके बाद वो जो भी आएगा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एस के रिस्पेक्ट में ऑफ दैट ऑर्डर, टी जिस ऑर्डर का होगा वो, और -1 टू द पावर n मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे रिजल्ट में। कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। स्टेप मिल गए ना पूरे? क्वेश्चन बनाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसका। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा समझने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। एकदम उतनी चीज़ें मैं आपको बताऊँ जितना काम का है, कन्फ्यूजन भी कम होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बस 2 क्वेश्चन आपको फटाफट से बनवाता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं हम लोग। लिखा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब इंटू ई रेज़ टू द पावर -3t। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब इंटू ई रेज़ टू द पावर -3t, ये करना है। तो एक काम करते हैं, हमको पता है यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, फंक्शन एफ ऑफ टी क्या है, वो है ई रेज़ टू द पावर -3t, यही है ना। इसका लैप्लास निकाल सकते हैं क्या? इसका लैप्लास निकालना भूले तो नहीं है आप लोग? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए ई रेज़ टू द पावर क्या है, -3 है, तो ये क्या बन जाएगा, s + 3। ये क्या आया, एफ ऑफ एस आ गया। अब क्या करना है हमको, देखो हमारा t जो है वो क्यूब के फॉर्म में है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब मल्टीप्लाइड विथ एफ ऑफ टी विल बी गिवन एज -1 रेज़ टू द पावर क्यूब। ठीक, डिफरेंशिएशन किस ऑर्डर का होगा, थर्ड ऑफ एफ ऑफ टी, यानी ऑफ 1/s + 3। मिल गई हमको जेन्युइन कंडीशन कि क्या सॉल्व करना है, अब वो समझ आ गया ना। अब बस बेसिक डिफरेंशिएशन का पोर्शन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। तो -1 टू द पावर 3 कितना बचेगा, -1, -1 का -1 ही रह जाएगा, छोड़ दो इसको -1। ठीक, s + 3 जो है इसको ऊपर ले जाइए, तो ये बचेगा -1 d³/ds³ s + 3 रेज़ टू द पावर -1 इनवर्स, है ना, लिख सकते हैं। अब देखो d³/ds³ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने से अच्छा है सेकेंड ऑर्डर तक पहले कर देता हूं, उसके बाद एक डिफरेंशिएशन और अलग से करूंगा उसका मैं। ठीक, लेट से, तो अब यहाँ पे d²/ds² क्या हो जाएगा, d²/ds² विल बी -1 है ना, तो ये -2 के फॉर्म में आ जाएगा, -2 s + 3 रेज़ टू द पावर -2, ऐसे ही कुछ बनेगा यहाँ पे। सोचिए जरा, ये बन जाएगा s + 3 रेज़ टू द पावर ऑफ -2। इसका एक डिफरेंशिएशन और करूंगा ऑफ d²/ds², इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी इसका एक और डिफरेंशिएशन, तो ये बचेगा -2 मेरा आ जाएगा इस तरफ d/ds ऑफ, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा मतलब -2 d/ds, है ना, यहां से -2 मिलेगा मुझको, s + 3 रेज़ टू द पावर -2, रेज़ टू द पावर ऑफ -2। ठीक है ठीक है ठीक, -2 का एक और डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो रेज़ टू द पावर ऑफ -3 हो जाएगा फिर ये। जस्ट अ मिनट, रेज़ टू द पावर -3, -2 और -3 कितना बचा, -6, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन, 6 बचेगा, 6 × s + 3, और -3 का पावर जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है 6 बन जाएगा, s + 3 रेज़ टू द पावर -4 बचेगा यहाँ से डिफरेंशिएशन के बाद। तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको सही कर लेते हैं, 6 × s + 3 रेज़ टू द पावर -4, इसको नीचे भेज दीजिए, ये बनेगा s + 3 रेज़ टू द पावर +4। क्या निकल के आया यहाँ तक, यहाँ तक जो है ना हमारा ये जो फंक्शन है इसका पहले लैप्लास हुआ। ठीक है,
पूरे फंक्शन का लैप्लास और टी क्यूब का इंटीग्रेशन भी हो गया, मतलब टी क्यूब को भी इसके साथ इंस्क्राइब कर दिए। तो सारी चीज तो हो गई सॉल्व, हो तो गया आंसर, यही तो है आपका क्वेश्चन का आंसर, है ना। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की कहाँ जरूरत है, फिर मुझे याद आया कि एक्सपोनेंट तो है ही नहीं इसके अंदर, कोई एक्सपोनेंट का सीन ही नहीं, एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ओनली टी क्यूब से मल्टीप्लाई था। तो हो गया फिर क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर। तो 6/s+3⁴ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बन जाएगा हम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट का पार्ट भी है, इसको बनाने में मजा आएगा। यहाँ पर एक्सपोनेंट का फंक्शन भी है, देखिए कैसे होगा। टी मल्टीपल में भी है और साथ में एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है sin 3t के साथ। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट इसके अंदर दिखेंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से। सो लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन, ये सॉल्व करना है। ये पूरा हमारा फंक्शन है f ऑफ t, टाइम डोमेन का फंक्शन ये पूरा है। t⁻1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। t⁻1 की वजह से यहां पे डिफरेंशिएशन का पार्ट आएगा, ठीक। और इस पूरे का हमको क्या करना है, लैप्लास निकालना है। लैप्लास ऑफ e⁻−t sin 3t। क्या यूज करूंगा मैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करने का मतलब है लैप्लास ऑफ sin 3t पहले निकाला जाए, ठीक है। और जो भी आएगा s के फॉर्म में, जो भी आएगा f' वहां पे s की जगह पे, क्योंकि एक्सपोनेंट e⁻−t है तो ये s+1 हो जाएगा, ठीक। चलिए sin 3t का क्या लैप्लास होता है, sin 3t का लैप्लास होता है a/s² + a², ठीक। और यहां पर s शुड बिकम s+1। लेकिन एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास t भी मल्टीपल में है। अगर मैं यहीं पे s+1 पुट कर दूंगा तो वो आगे सॉल्व करना मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब चूंकि तीनों की तीनों चीजें मल्टीपल में है तो इसको आगे पीछे कर सकता हूं। मतलब मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्वेश्चन को t sin 3t इंटू e⁻−t कर सकते हैं ना ऐसा, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, t sin 3t को सॉल्व कर लेता हूं। जो भी आएगा e⁻−t का कंडीशन वहां लगा दूंगा, मतलब s+1 तब पुट करूंगा, मैं अभी नहीं पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को मैं हॉल्ट पे रख देता हूं, मतलब ये वाला पोर्शन अभी नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो मतलब t की जो आइडेंटिटी है पहले मैं उसको यूज कर लेता हूं। अब चूंकि t का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है यहां पर, सो सिंस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t sin 3t हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर अब t का कंडीशन है तो क्या हुआ, -1 d/ds, दोनों 1 के पावर में है, ऑफ sin 3t। यही कंडीशन है ना, अच्छा ठीक है भाई। sin 3t की जगह पे आएगा f ऑफ t, ठीक है। sin 3t की जगह पे क्या आ जाएगा, f ऑफ t आ जाएगा। देख सकते हैं ना हम लोग इस पूरे चीज को, ऐसा देख लीजिए एक बार बढ़िया तरीके से। तो d/ds f ऑफ t इस फॉर्म में लिखेंगे। f ऑफ t पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, 3/s² + 3² पहले ही आ चुका है। सो दिस विल बिकम -1 d/ds ऑफ 3/s² + 9। इसको डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में, ठीक है यहां तक। चलो बहुत बढ़िया। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इट विल गिव मी द वैल्यू 6s/s² + 9, 6s/s² + 9, और इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा। s² + 3² था, उस बेसिस पे सॉल्व करेगा तो s² + 9 का होल स्क्वायर आपको दिखेगा यहां से। तो दिस इज इट।
अब एक काम करिए, यहाँ पे आप यही वाली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज कर लीजिए, क्योंकि तीनों मल्टीपल में इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी यूज कर सकते हैं इसको। लिखूंगा बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी So by the shifting property, we can say 6s divided by s square plus 9 का whole square, where s should become s plus 1. तो इसका मतलब ये बन जाएगा 6 of s plus 1 divided by s plus 1 का whole square plus 9 का overall whole square. ऐसा बनाना पड़ेगा इसको। इसको चाहो तो एक स्टेप आगे आप और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे बनेगा, ये बन जाएगा s प्लस 1 को कॉमन ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 और प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 10, इस पूरे का होल स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। और सिंप्लीफाई कर सकते थे, एक दो स्टेप आगे, करने की जरूरत ही नहीं है। कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन यहीं पर। बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा ना, प्रोसेस पूरा आता रहेगा आपको, तो घबराहट नहीं होगी, आराम से सॉल्व कर लोगे। बस पेशेंस के साथ धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा सोच के बनाइएगा। ये काम करने को हम लोग यहाँ पे ही कर सकते थे कि s प्लस 1 पुट कर लेते, लेकिन हमको पता था कि उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होगी। तो बेटर है कि हम लोग क्या किए, पहले ही उसको सॉल्व कर लिए और बाद में s प्लस 1 पुट किए, क्योंकि सिंस मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी इंटू सी है, तो मैं पहले a इंटू सी ना करके मैं a इंटू बी कर दिया पहले, ठीक है। उस फॉर्म में मैंने सॉल्व कर दिया। बन जाएगा ये सवाल आप लोगों से। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि आने वाले सेशन में मैं आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और भी 2-3 चीजें मैं आपको करवाऊंगा, और आने वाली जो क्लास होगी वो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की लास्ट क्लास होगी। उसके अगली क्लास से हम लोग वापस ट्रांजिएंट्स कंटिन्यू करेंगे और अगले 2-3 लेक्चर के अंदर ट्रांजिएंट कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है। उसके बाद नया सब्जेक्ट आने वाला है आप लोगों का, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हुआ है कि 23rd से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक शुरू होने जा रहा है आप सभी का। तो मजा आएगा, बहुत बेस्ट वे में पढ़ेंगे, उसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और ये टॉपिक वाइज सीरीज आप लोग की चलती रहेगी, जिसमें कंटेंट आता रहेगा। पैरेलली एमसीक्यूज भी शुरू होंगे, बहुत कुछ का प्लान हो चुका है ऑलरेडी, बस एग्जीक्यूशन होगा टाइम बाय टाइम, एक एक करके सारी चीज़ों का। तो रेडी रहिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। इस क्लास का नोट्स ये जो जितना भी मैंने लिखा हुआ है ये अभी PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और आने वाली क्लास का पूरा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। ज़रूर से कनेक्टेड रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पर भी। तो ये सेशन कैसा लगा जल्दी से बताइएगा मुझे, और इस सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।